श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, और जिसमें हमारे जो चेयरपर्सन है वो हमारे उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री है, मैं हूँ। उसके बाद हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान, और तीसरे जो है वो राकेश धर्मानी जी हैं और अनुरुद्ध जी हैं। ये जो कमेटी है इसका मेन है कि हम कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम टैप कर सकते हैं, और हिमाचल की जो एक वित्तीय पोजीशन है उसको कैसे हम सुधार सकते हैं, क्योंकि पिछले जो सरकारें रही हैं उसके मिसमैनेजमेंट की वजह से, ओवरड्राफ्ट की वजह से ह्यूज जो है वो पिछली लायबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी वर्तमान सरकार के ऊपर आई हैं। बहुत सी लायबिलिटीज़ उनकी ऐसी नहीं हैं जिसमें पेंशन्स हैं, उसके साथ साथ डीए है, और उनको वो डेफर करते रहे आगे, और डेफर करते करते जो लायबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती गई है। उनको समाई के ऊपर जो हमारे लोन्स लिए थे, लॉन्ग टर्म लोन थे, शॉर्ट टर्म लोन्स थे, उनके ब्याज तक नहीं दिए, उनकी इंस्टॉलमेंट्स टाइम के ऊपर नहीं गई, जिसकी वजह से लायबिलिटी जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट को पास ऑन होती हुई, और इस संदर्भ में ओवरड्राफ्ट भी हुआ है। तो इस कमेटी का काम यह है कि हम लॉन्ग टर्म्स मेजर्स और शॉर्ट टर्म मेजर्स जो है वो किस प्रकार से लें जिससे कि हम अपनी वित्तीय पोजीशंस को और डे टू डे जो हमारी अदायगी है उनको हम कैसे मीट आउट कर सकें, और जो हमारा डेफिसिट है उस गैप को हम किस प्रकार से पूरा कर सकें। उसके संदर्भ में कुछ बातें जो हैं वो इस मीटिंग में डिस्कस हुई है, और जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखने वाले सेक्रेटरी साहिबान हैं और जो मेंबर साहिबान हैं उनका जो एक उन्होंने रोड मैप तैयार किया था उसको भी हमने देखा है कि उसमें कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स जो है वो हम कर सकते हैं, और उस रोड मैप को देख करके आगे का जो हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं उनको हम कैसे मीट आउट कर सकते हैं। ये जो कमेटी की रिपोर्ट है ये फिर बाद में कैबिनेट में डिस्कस होगी, और उसके आधार के ऊपर हम आगे की पूरी नीति जो हम निर्धारित करेंगे। मुख्य जो बिंदु उसके ये हैं कि हमारे बहुत से इंटर स्टेट जो है वो मसले भी हैं, जैसे BBMBB के साथ हमने 7.19% जो है वो हमारा शेयर बनता है। BBMB के साथ भारत भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जब 1966 में हम लोग जो है वो बाइफरकेट हुए थे, जो हमारा उस वक्त का इनिशियल एग्रीमेंट है उसमें ये कहा था कि कोई भी कोलोसल प्रोजेक्ट्स बिफोर 1966 और आफ्टर 1966 अगर वो हिमाचल प्रदेश में बनेगा तो उसका 7.19% शेयर जो है वो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन को देख के मिलेगा। इस संदर्भ में हम सुप्रीम कोर्ट में गए और फाइनलिटी जो थी वो जजमेंट आनी ही थी, तो जिस ने अनाउंसमेंट करनी थी जज ने वो रिटायर हो गया और दोबारा जो दूसरा जज लगा और बड़ी जल्दी उन्होंने अपना जो डिसीजन है उसको देना है। उसमें दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब वो एग्री हो गया, लेकिन थोड़ा सा हरियाणा के से बातचीत चल रही है, उन्होंने भी अपना पक्ष देना है। तो जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं वो उसके बारे में हम किस किस सोर्स से देख रहे हैं, और जो हमारा शॉर्ट टर्म मेजर्स है कि हम किस प्रकार से अपनी जो
देनदारियां हैं, उसको हम कैसे हमारे जो डिपार्टमेंट्स के थोड़ी बहुत जो है उनकी किस प्रकार से प्लग कर सकते हैं, कैसे बजट जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ जो कॉरपोरेशंस हैं, कुछ दूसरे बोर्ड्स हैं, उनकी कुछ फंड्स जो है उनके डिस्पोजल पे है, वो अनस्पेंड है, उनको कैसे हम जो है वो मेन स्ट्रीम में ला के उसको जो आगे रैशनलाइज कर सकते हैं। कुछ स्टाफ की रैशनलाइजेशन भी करने का है, कुछ बोर्ड और निगम के भी करने का है, और कुछ जो हमारे बेसफुल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हम कैसे मीट आउट कर सकते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में अनइकोनॉमिकल रूट्स हैं, और जैसे कि अब काफ़ी जो है वो ओपनिंग्स हो गए हैं, मतलब हमारे स्टेट में नेशनल हाईवेज बन गए हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है बदल गई है। अब HRTC की पुरानी बसों में कोई नहीं बैठना चाहता। लॉन्ग जर्नीज के लिए लोग चाहते हैं कि अच्छी सोफिस्टिकेटेड बसेस हों, जैसे वोल्वो का कंसेप्ट चला, इससे भी और कई इम्प्रूव्स बस। इस तरह से हमारा जो फ्लीट है उसको धीरे धीरे हम बीट आउट करना चाहते हैं। ये जो पुरानी है उसको हम निकालेंगे और नई परचेज भी कम करेंगे। अगर करेंगे तो अच्छी बसेस की परचेज करेंगे। और आजकल लोग जो हैं वो बसेस में बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो टैक्सीज में जाना चाहते हैं, कारों में जाना चाहते हैं, और टाइम का जो बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही बसें चलेंगी जो कंफर्टेबल हो। फजूल की बसें में कौन बैठता है? तो बस किराए के ऊपर अभी चर्चा नहीं की हमने तो ये कहा कि फ्लीट थोड़ा कम करना है, और जो हमारे अनइकोनॉमिकल रूट्स हैं उनको हम ऑक्शन करना चाहते हैं, घाटे के रूट्स को। और वो ऑक्शन जो है जिसमें कोई भी उसको आगे लाना चाहता है, तो ये है कुछ टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कुछ एरियाज़ को डेवलप करना चाहते हैं। जो हमारे टूरिज़्म के एसेट्स हैं वो नहीं, अगर ठीक फंक्शन में नहीं है तो उनको लॉन्ग लीज के ऊपर देना चाहते हैं। और इस तरह से कुछ हमारे कमर्शियल सेक्टर डेवलप करेंगे, और इसी तरह से कुछ हाउसिंग प्रपोजल्स है, क्योंकि बिल्डर्स 2-3 सेक्टर से ही ज़्यादा पैसा आ सकता है। टूरिज़्म है, फिर हाउसिंग से है, और इसी तरह से ये जो दूसरे हमारे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री का जो है जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम है, कुछ हम जो है वो इंडस्ट्रीज़ को भी कुछ लाने के लिए कुछ कंसेशंस, जैसे हमने पहले उनको पावर की देते थे, पानी की देते थे, ज़मीन की किराया कम करने के देते, तो इस प्रकार से कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में उस प्रकार की कंसेशन जो है उनको दी है। और हमने ये भी एक्सप्लोर किया है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे चले उसके ऊपर हमने जनरेशन टैक्स लगाया था, तो उस वक्त मिनिमम जनरेशन टैक्स लगाया, उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसको हम बढ़ाएं या इसके ऊपर कैसे जो है वो हम दोबारा इसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो ये कुछ सेक्टर्स थे जिनके ऊपर चर्चा की है, और हम शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स दोनों प्लानिंग के ऊपर हम देखने जा रहे हैं। दूसरी हम ये भी सोच रहे हैं कि हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लोगों को दी है, तो पहले क्योंकि 2 बजट होते हैं, एक प्लान बजट होता था, एक नॉन प्लान बजट, तो सैलरीज कंपोनेंट और ये जो हमारा पेंशन कंपोनेंट था इसको नॉन प्लान बजट से मीट आउट करते थे, और जो प्लान बजट था उससे 25 से 30% जो था वो हमारी सैलरी कंपोनेंट को जाता था। अब क्योंकि दोनों बजट जो मर्ज हो गए, भारत सरकार ने उनको मर्ज कर दिया, रेलवे बजट अलग का था उसको भी मर्ज कर दिया, अब कंसोलिडेटेड बजट हमें आता है। और GST जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, उसमें हिमाचल प्रदेश का बड़ा कम शेयर है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम कंज्यूमर स्टेट हैं,
मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं। तो इसलिए हमारा रेवेन्यू जो है बड़ा कम है। उस रेवेन्यू को देख के वो जो यार्ड स्टिक्स बनाए हुए हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के, उसको हिमाचल क्योंकि छोटी स्टेट है उसको वो क्वालिफाई नहीं करती, तो इसलिए धीरे धीरे हमारा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हमें का भाव जो हमें मिलना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसको भी हम चाहते हैं कि दोबारा इसको जो है वो टेकअप करें, क्योंकि उस वक्त जब जीएसटी का जी प्रपोजल आई थी तो पी चिदम्बरम जो थे वो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने कहा कि जहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, बहुत सरप्लस स्टेट्स हैं जिनमें फंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ऐसी स्टेट्स भी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कम करती हैं और प्रोडक्शन कम होती है, मिनरल्स वेल्थ कम है, तो उनको हमें कंपेंसेट करना चाहिए। उस कैटेगरीज में हमें जो है वो उस जीएसटी में रिलीफ मिलना ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है। तो ये कुछ बातें जिसके ऊपर हमने बातचीत किया, जो हम सारी अगली बैठक में सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके तो इसको कैबिनेट में हम लाएंगे, और कैबिनेट जो है फिर आगे जाके इसका फैसला जो है वो करेंगे। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से रिसोर्सेज को टैप करें, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, किस प्रकार से हम जो चीज़ें मिनरल्स हमारी अपने यहाँ लाइमस्टोन है, दूसरी मिनरल्स हैं, उसकी कैसे हम उनको एक्सप्लॉयटेशंस करें, ये सब चीज़ें जो है उस पर डिस्कस की। मैनिफेस्टो था, उसमें पहला पॉइंट था जो सरकारी का कुछ ओल्ड पेंशन स्कीम में, और पहले भी भारत सरकार जो है वो किसी पेंशन को पैसा नहीं देती। हम अपने रिसोर्सेज जो होते थे नॉन पार्न बजट से मीट आउट करते। अब ये एक अलॉटमेंट तो दे दी कि यूपीए में आप आइए कि हम भारत सरकार जो है वो आपको पैसे देगी, मर्ज कर दिया प्लान और नॉन प्लान बजट। और अब हमें जो है वो जीएसटी का जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसी का कुछ शेयर जो है वो पॉपुलेशन रेशन प्रोपोर्शन से हमें मिलता है। अब यूपीए के बारे में बातचीत करेंगे। हम ये तो नहीं चाहते कि जो हमारे पिछले एम्प्लॉय चले गए रिटायर हो उनको तो हमने ओपीएस में करेंगे, अगले जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगे उनके बारे में सोच विचार करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि भारत सरकार का जो प्रपोजल है उसी को हम टोटो जो है वो एक्सेप्ट करें।